सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वाला। मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह परमार और आज की ये जो वीडियो है उन सभी ऑफिसर्स के लिए रहने वाली है, हमारे फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए रहने वाली है जो कहीं ना कहीं बीएससी एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर चुके हैं या फ्यूचर में करने वाले हैं या अपने फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या किसी भी सेमेस्टर में हैं और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही आपके काम आने वाली है। सर क्या बताने वाले हैं आज मैं आपको बताऊंगा, वो हर एक परिप्रेक्ष्य जो आपको बीएससी करते समय या बीएससी ऑनर्स करते समय फर्स्ट सेम में या ज्वाइन करने से पहले या ज्वाइन करने के बाद में पता होना चाहिए। क्या क्या बातें रहेंगी कि एग्जाम फ्यूचर में कैसे आप क्रैक कर सकते हो, बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो किस तरीके से आप अपने ओसीपीए को ओजीपीओ कैसे आप यहाँ पे बढ़िया कर सकते हो। सर होता क्या है ओजीपीए ओसीपीए, डिफरेंस क्या है ना, कौन कौन सी बातें हम ध्यान रखें ताकि हमारा फ्यूचर में प्लेसमेंट भी अच्छी कंपनी में हो और साथ साथ हम स्टार्टअप वगैरह भी कर पाए। ठीक है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर चुके हैं और आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर आप कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हो, तो आप सभी को पता है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स या एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ध्यान दें कि अभी आईसीआर के द्वारा 6th डीन कमेटी का गठन हो चुका है और आपका सिलेबस जो है अभी यूनिवर्सिटीज में 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाना शुरू कर दिया गया। यानी कि सर 6th डीन कमेटी जो भी सिलेबस बनाएगी, जो भी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी उसकी पढ़ाई कराएंगी और आपका एग्जामिनेशन भी होगा। किस तरीके का ओजीपी और ओसीपी आप इफेक्ट बढ़ेगा इसका और एग्जाम के पैटर्न में क्या कोई चेंजेस अभी हुए हैं, वो सारी बातें हम समझने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है सर 6th डीन कमेटी की रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट यहाँ पे ये बोलती है कि अभी क्या था हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, यह बात करें कृषि जो शिक्षा थी ये बेसिकली आपकी थ्योरी बेसिस थी। अब हमें इसमें प्रैक्टिकल और साथ ही साथ स्किल इनहेंसमेंट कोर्स को भी एड ऑन करना है ताकि हम फाइनली एक फ्यूचर ऑफिसर यहाँ पे बना सकें। सिर्फ पढ़ाई करना नहीं, आप यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद आप कोई नया स्टार्टअप खोलो, कोई नया वेंचर खोलो, ऐसे सभी काम यहाँ पे कर पाओ। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, आप यहाँ पे शुरुआत कहीं ना कहीं कर सकते हो। ठीक है, पूरे भारत के सभी सरकारी और प्राइवेट और जितने भी प्रकार की कृषि विश्वविद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं उनमें समान सिलेबस रहने वाला है। यानी कि जो बच्चा तेलंगाना में पढ़ रहा है कृषि में, वही यूपी का बच्चा पढ़ेगा, वही एमपी का और वही आपके बिहार का बच्चा अब पढ़ने वाला है। सेम आपकी पढ़ाई रहेगी। इससे उद्देश्य यही है आईसीआर का, केवल डिग्री नहीं बच्चों को प्रोवाइड करनी है बल्कि हमें क्या करना है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स को प्रोवाइड करके उनको इस जो उनकी कौशल विकास है यानी कि जो उनका स्किल इनहेंसमेंट है ये भी यहाँ पे करना है। इससे होगा क्या कि बच्चे सिर्फ थ्योरी को ही नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उनमें क्या होगा एंटरप्रेन्योरशिप की भावना है डेवलप होगी, वो एग्रीकल्चर को एज ए कह सकते हैं स्टार्टअप की तरह यहाँ पे देखना स्टार्ट कर देंगे। सर ये सब कैसे पॉसिबल होगा, तो ये पॉसिबल होगा इस तरीके से। अगर आप देखोगे फर्स्ट सेमेस्टर में पहले क्या होता था, जब मैंने भी अपनी डिग्री कंप्लीट करी तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें यहाँ पे कुछ 11 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था। उनमें क्या क्या चीजें हैं चलो उनको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसमें आपका फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी हो गया, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर है, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल साइंस है और इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री है। ये हमारे कोर सब्जेक्ट हुआ करते थे। कोर सर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप कहीं कहीं कुछ कुछ केस में क्या होता था सर, यहाँ पे क्रेडिट आर्ट्स ज्यादा थे। क्या है क्रेडिट आर्ट्स, अभी समझते हैं। दूसरा अगर देखोगे न्यू और सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट भी यहाँ पे एड ऑन है, जैसे कि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम हो गया, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश हम पढ़ते थे यहाँ पे, और साथ साथ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी पढ़ते थे, डिपेंड करता था बैकग्राउंड पे। साथ ही साथ एग्रीकल्चर हेरिटेज और हम ह्यूमन वैल्यूज और साथ साथ एथिक्स को यहाँ पे पढ़ा करते थे। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, ये सब्जेक्ट हमारे कोर सब्जेक्ट थे जो कि हमारे ओसीपी को प्रभावित करते थे, यानी कि मेजर सब्जेक्ट हमारे ये थे, माइनर सब्जेक्ट ये थे, और यहाँ पे जो आपके नॉन ग्रेडियल सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं ये सिर्फ प्रैक्टिकल बेसिस पे थे, इनको सिर्फ हमें पास करना था। इसमें हमें सिर्फ यहाँ पे जो बात हो रही थी वो हमारे नंबर एड ऑन नहीं होते थे हमारे आगे के कह सकते हैं जो हमारा रिजल्ट था उसमें। अब यहाँ पे बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, सर बार बार आपने एक शब्द यूज किया है, दैट इज द क्रेडिट सिस्टम। सर क्या है क्रेडिट सिस्टम, क्या है चलिए समझते हैं। अब क्रेडिट सिस्टम बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कौन कौन से दो कंपोनेंट है, एक आपका थ्योरी एग्जामिनेशन है, एक आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है।
तो मान चलो मैंने कहा कि 2+1, तो इसमें आप क्या बताओगे सर? 2+1 का मतलब ये है, 2+1 का मतलब है कि यहाँ पे दो क्लासेस की दो क्लास हैं, ये आपकी रहने वाली हैं थ्योरी की, यानी कि एक वीक में 3 क्लास चलेंगी टोटल, इसमें 2 जो रहेंगी ये आपकी थ्योरी क्लास रहेंगी, एक आपका प्रैक्टिकल का होने वाला है। अगर वहीं सर मैं बोल दूं कि 2+0 है, इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब सर यहाँ पे ये कि 3 क्लास हमारी यहाँ पे थ्योरी की चलेंगी, यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल शामिल नहीं होगा इसमें। वहीं अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया 0+2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी थ्योरी की क्लास नहीं होगी, सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। तो अगर एक स्टूडेंट की बात करें तो उसके लिए सबसे बढ़िया यहाँ पे कौन सा सिस्टम है? तो वो सिस्टम होने वाला है ये किए नहीं, ये होने वाला है, क्योंकि यही आपको आगे जॉब दिलाएगा। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल सीख रहे हैं। अब आईसीआर बोलता है कि नहीं, हमें ये वाले सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा शामिल करने हैं ताकि हमारी स्किल्स इनहेंस यहाँ पे हो पाए। अब सर बात आती है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स भी इनकी शुरुआत कर दी गई है और 613 कमेटी में बाकायदा 0+2 क्रेडिट के बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पूरी तरीके से ऐड करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट बोल सकते हैं? मशरूम कल्टीवेशन हो गया, वी कीपिंग हो गया, बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन हो गया, नर्सरी मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारे। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी लिस्ट दी गई है, उन कोर्स को यहाँ पे ऑप्ट अभी आप कर सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ नंबर बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट फॉर सिक्योरिंग द गुड मार्क्स। ये आपका यहाँ पे भविष्य, या आप भविष्य में कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, आप भी हमारे एग्रीकल्चर के एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो बिल्कुल ये जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे शुरू करे गए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, ठीक है। देन आपके वो सभी स्टूडेंट जिनको घर से दबाव है कि बेटा अगर 85% नहीं आया तो समझ लेना खैर नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी मन में इच्छा है कि मुझे यूनिवर्सिटी टॉप करनी है, मुझे अपना एक कह सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक मेडल चाहिए, है ना। तो उस केस की बात करें या अच्छे ओजीपीए की बात करें, ओजीपीए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये टॉप 10 में, टॉप 3 में, टॉप 1 में लेके आता है। सर कैसे समझेंगे इसको? तो यहाँ पे दो चीजें काम करती हैं। जब भी आपका रिजल्ट आएगा फर्स्ट ईयर के बाद में, या आया भी होगा, तो वहां पे दो चीजें देखने को मिलती है। एक होता है आपका ओजीपीए और एक यहाँ पे आपका होता है सीजीपीए, जिसको हम एसजीपीए के नाम से जानते हैं, लेकिन ओवरऑल आप इसको सीजीपीए ही यहाँ पे बोलते हो। सर क्या है इसको? तो ओजीपीए है, इसका मतलब होता है ओवरऑल ग्रेड पॉइंट, यानी कि पूरी डिग्री में आपने जो भी करा उसका ओवरऑल यहाँ पे है। पूरी डिग्री जो 4 साल में आपने करी उसका औसत यहाँ पे प्रदर्शन आपको देखने को मिलता है। और एक होता है सीजीपीए, जो हर बार आपको 6 महीने के बाद जो रिजल्ट मिलता है आपके एडवाइजर के थ्रू, वहां पे आपका मेंशन होता है सीजीपीए, और आपके एडवाइजर खूब डांट से पूछते हैं बताओ इस बार आपका किस तरीके से सीजीपीए नीचे क्यों गिरा, क्या किया पूरे सेमेस्टर। तो वो होता है आपका कम्युलेटिव या फिर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट की यहाँ पे हम बात करते हैं। किसी विशेष, किसी पार्टिकुलर एक सेमेस्टर में कितना आपका ओवरऑल यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि परसेंट क्या रहा है, इसको परसेंट भी बोल सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब भी ओजीपीए या सीजीपीए बोलोगे तो उसको हम 10 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। यानी कि मान लो कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि मेरा सीजीपीए कितना है, 7.8 है, तो आप कहोगे परसेंट में कन्वर्ट कर लो, या खुद ही कर सकते हो। यहाँ पे जब भी हम सीजीपीए की बात करते हैं तो आउट ऑफ 10 निकालते हैं और परसेंट में हम उसको 100 से कर देते हैं। तो यानी कि 7.5 का मतलब यहाँ पे 75% से यहाँ पे होता है, या ओजीपीए इंटू 10 आप करोगे और आप यहाँ पे परसेंट में उसको बदल सकते हो। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे रहता है, बहुत आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है सर कौन सा हमारा ओजीपीए है सबसे बेस्ट हमारे लिए रहेगा। तो मैं तो बोलूंगा कि यहाँ पे आप कैटेगराइज कर सकते हो उनको 4 तरीके से। आप पास तो हो जाते हो 60 से, है ना, 60% अगर है या इससे भी कम है तब भी आप पास होते हो। सेकंड आपका सेकंड डिवीजन बनता है, 60 से लेके 70 हो। थर्ड में आप आ जाते हो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन बनता है, जब आप 70 से लेके 80 के बीच लाते हो। और मैं कहूंगा कि हमेशा ट्राई करो कि आप जोन 4 में आओ, यानी कि यहाँ पे टॉपर बनो। जब आप डिग्री लो तो वहाँ पे डिस्टिंक्शन अलग से सर्टिफिकेट आपको मिले, या मैं तो कहूंगा कि यूनिवर्सिटी टॉपर बनो आप, है ना। तो यानी कि मोर देन 8 तो आपका ओजीपीए आपका होना ही चाहिए, है ना सर। कम से कम 7.5 ओजीपीए बनाए रखो हर सेमेस्टर में। मैं तो बोलूंगा कि इसको 8.5 ले जाओ, है ना, मैं तो बोलूंगा 9.5 ले जाओ। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना ढांचा यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। पासिंग मार्क पे नहीं घूमना है, पासिंग मार्क लेके कुछ नहीं होने वाला है सर, ठीक है। अब बात करें नंबर सर कैसे मिलते हैं, तो नंबर आपको दो तरीके से यहाँ पे मिलते हैं। एक आपका थ्योरी का पेपर जो होता है, जिसमें आपका मिड वी पेपर शामिल है और साथ साथ आपका फाइनल का पेपर शामिल है, और एक आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल रहता है, यानी कि
टोटल जो नंबर की बात करें, यहाँ पे जो 100 आपको नंबर देखने को मिल रहे हैं, इसमें सर शामिल क्या क्या है? तो यहाँ पे टोटल आपका एक पेपर होता है, यानी कि एक्सटर्नल पेपर होगा 50 मार्क्स का, ठीक है। सेमेस्टर के अंत में ही आपका थ्योरी की परीक्षा होती है। अब इसका एक आपका इंटरनल पेपर होता है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल शामिल है, जो कि 50 नंबर का होता है। इंटरनल में एक आपका मिड एग्जाम होगा, एक आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा और वाइवा होगा। कभी कभी टीचर्स हमारी अटेंडेंस के नंबर भी काट लेते हैं। ये मैं बोलना चाहूंगा, टीचर्स अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज ऐसा मत किया करो सर, बहुत खराब लगता है। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे बात हो रही थी, छात्र को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में नंबर मिलते हैं, टोटल 100 बन जाता है। 100 में से आपको आउट ऑफ कितने मिले, उस तरीके से यहाँ पे डिवाइड रहता है। फिर बात आती है सर, परीक्षा पैटर्न किस तरीके रहेगा, यानी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, एक सब्जेक्ट की अगर बात करें किस तरीके से रहेगा, क्वेश्चन का जो पेपर आता है वो कैसे रहने वाला है। तो पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहले सेक्शन में आपको लॉन्ग आंसर लिखने पड़ते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड भी करता है। ऐसा मत बोलना किसी यूनिवर्सिटी से, सर मेरे यहाँ तो होता ही नहीं, आपने गलत बता दिया। नहीं, ये मैं कॉमन बता रहा हूँ, जो होना चाहिए आईसीआर बोलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले आपको लॉन्ग आंसर लिखने पड़ते हैं, जो 6 नंबर के हैं। टीचर अपना चेंज भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर बात आती है सेक्शन बी में, यहाँ पे शॉर्ट आंसर लिखने पड़ते हैं। संक्षिप्त में आंसर लिखो, अंतर स्पष्ट करो, परिभाषाएं बताओ, ये सारे क्वेश्चन देखने मिलते हैं। और सेक्शन सी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, मैचिंग भी है, और जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में पैटर्न चल रहा हो उस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ये आपका एग्जाम का यानी कि पेपर का पैटर्न रहता है, ठीक है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो हमेशा ये गोल्डन रूल याद रखना कि 8 से तो ओसीपीए आपका ज्यादा ही हो। हमेशा जो आपका परसेंट है 80 से ज्यादा ही रहे। और इसको कैसे सर बना सकते हो? तो इसको बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आप क्या करो, एक काम जो मैं अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले आप जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं उनको स्टार्ट करो, उनको पढ़ना स्टार्ट करो। और साथ साथ इंपॉर्टेंट बात आपके लिए पहली है कि आप क्या करो, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करो। इससे सर क्या होगा, आप एक बढ़िया आंसर लिख पाओगे, आप चीजों को अच्छे से समझा पाओगे, और जो अच्छे से समझा पाता है वही नंबर ज्यादा पाता है, ठीक है। पिछले जो आपके सीनियर्स हैं उनको मिलो, सीनियर से पूछो सर पेपर में पिछली बार क्या पूछा था, मिड में क्या पूछा था, और वो आपको बताएंगे ये वाला टॉपिक पूछा था। आप उसको जरूर पढ़ के जाओ। हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली, है ना, अभी क्या हो रहा है, चीजें चेंज नहीं हो रही हैं और उसमें आपको फायदा मिल जाएगा। आपको ओल्ड पेपर पूरा फंस गया तो आप तो पहले याद करके रखियो, तो बाकायदा आपका क्या है, पेपर अच्छा हो जाएगा, नंबर आपके अच्छे देखने को मिलेंगे। टॉपिक को अच्छे से लिखना सीखो। अब ये तरीका बड़ा रद्दी लगता है मेरे को, जब कोई बहुत घिसी पिटी भाषा में बात करता है, सर ये है और ये है, पूरी कॉपी भर दी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, नंबर नहीं देने का मन करता है। नंबर देने को मन करता है जो मेरा तरीका है, अगर आप इसको अपनाते हो। किसी भी चीज के बारे में पूछा गया, थोड़ी पॉइंटर्स उसको परिभाषित करो, कुछ पॉइंटर्स की भाषा में लिखो, कुछ आप तरीके समझाओ, और साथ साथ डायग्राम जरूर बनाओ, है ना। कहते भी हैं, एल्गर डेल साहब कहते हैं कि हमें अगर अच्छा समझाना आ गया, अच्छा लिखना आ गया, अच्छा दिखाना आ गया, नंबर तो आपको ज्यादा मिलने ही मिलने हैं। तो डायग्राम जरूर रेड करा करो, अगर कोई डायग्राम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बन सकता है। साफ सुथरा लिखो, ऐसा नहीं कुछ भी खिचड़ी पका रहा है उसी में, है ना, तो खिचड़ी नहीं पकानी है, साफ सुथरा आपको इस तरीके देखना चाहिए। डायग्राम का यूज करो, फ्लो डायग्राम का यूज करो, पॉइंटर्स का यूज करो, हाइडिंग्स का यूज करो, जितना ज्यादा हो सकता है आसान रखने का ट्राई करो, ठीक है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, अब प्रैक्टिकल में नंबर कम आएंगे तो फिर ओवरऑल कम जाएगा ना, तो हमें प्रैक्टिकल रिकॉर्ड टाइमली बनाने हैं, है ना। कोई भी स्टूडेंट तुमसे बोले टीचर का चमचा नहीं बनना है, वो मैं बोलूंगा भाई बन जा, 1 महीने के लिए क्या दिक्कत जाती है, नंबर तो मिलेंगे पूरे। प्रैक्टिकल में नंबर पूरे लाने की ट्राई करो, है ना, साफ सुथरा लिखो। हाँ, चमचा बनने की बात नहीं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने को बोला गया है और आप प्रैक्टिकल फाइल नहीं बना रहे हो, तो ये तो गलती आपकी है। प्रैक्टिकल फाइल बना के जमा कर दो, सभी को देनी है वो तो देनी पड़ेगी। इसके अलावा वाइवा वगैरह जब हो तो ऐसा नहीं है गए सर मुझे नंबर दे दो मैं बीमार हो गया, नहीं, बोलो, बताओ, जो चीजें पढ़ाई गई है, जो समझाई गई है। एक टीचर एक्सपेक्ट क्या करता है आपसे, जो उसने बताया वही तो उसको बताना है। यही बताना ही आ रहे हो, फिर क्या दिक्कत, फिर तो आप में दिक्कत है ना। तो आप वाइवा में कन्वर्सेशन पे बात करो, अपने अंदर आत्मविश्वास रखो, कॉन्फिडेंस लाओ। मैं सर बहुत गरीब हूँ, गरीब है तो क्या करें, हाँ, गरीब नहीं हो तुम मानसिक गरीब हो, यानी गरीबी तुम्हारे दिमाग में घुस गई है, जो कि अब वाइवा के समय अब बाहर नहीं आ रही है, बोल बाहर नहीं निकल रहे, तो बोलने का ट्राई करो, है ना। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, साथ साथ अटेंडेंस वगैरह, क्योंकि अब आईसीआर का सिस्टम ऐसा है कि 75 से ज्यादा अटेंडेंस है तभी बैठोगे एग्जाम में। पता ले तुम हर पूरे सेमेस्टर गेड़ी मार रहे हो, है ना, घूम रहे हो, टहल रहे हो, विश्व भ्रमण कर रहे हो, अभी एज नहीं है तुम्हारी वो काम करने की। अभी तुम अटेंडेंस लगाओ, है ना, अच्छी अटेंडेंस बनाओ ताकि एग्जाम में फाइनल बैठ पाओ। पता ले एग्जाम से पहले एग्जाम से बाहर हो गए, क्यों सर, अटेंडेंस कम थी। अब बात आती है सर यहाँ पे किस तरीके से आपको बढ़िया यहाँ पे विजन देना चाह रहा है शिक्षा ऋण कमेटी।
सर पहले बात होती थी थ्योरी पे, अभी बात हो रही स्किल इनहेंसमेंट कोर्स पे, ठीक है। बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में अगर हो तो आपको क्या करना है, अपने जो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर है ना, फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आगे आने वाले हैं और यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ट्राई करो कि अगर प्लेसमेंट वगैरह में बैठ रहे हो, आप बहुत ही कमजोर बच्चे हो, तो ट्राई करो 75 से तो ज्यादा लेके आओ ही आओ। मैं तो बोलूंगा कि आपको जितना ज्यादा ला पाते हो उतना ज्यादा ले आओ। कभी भी एक कोई नंबर मत ध्यान में रखा करो, आपको पाने को तो आप दुनिया पा सकते हो, बशर्ते आप में जिज्ञासा होनी चाहिए, आप में ज़ील होना चाहिए, वो करने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं जहाँ पे आपको सेम आपके जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, वहां से सीधे सब्जेक्ट पूरे आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो यहाँ से आपका सेमेस्टर तो स्ट्रांग होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके यहाँ पे एग्जाम भी क्या है, तैयार होते जाएंगे। आपको टारगेट हमेशा करना है 8 से अब रखो, फोकस करो जहाँ पे क्रेडिट ज्यादा है, जैसे कि मान लो क्रेडिट आपका 4+1 का है तो ट्राई करो इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर सिक्योर करने का, 3+1 का है ज्यादा से ज्यादा नंबर सिक्योर करने का, क्योंकि यही आपके फाइनल आपका ओजीपी ओसीपी यहाँ पे बढ़ाने वाले। एक्यूरेसी पे ध्यान रखो, गलतियां कम करो, अगर हो रही तो उनको सुधार करो, और सुधार करोगे तो आप में एक दिन आप परफेक्ट इंसान बनने की राह में आगे आ जाओगे। जहां पे बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि नहीं मैं परफेक्ट नहीं बन सकता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप परफेक्ट बन सकते हो। लेकिन हाँ एक बात याद रखना कि हमेशा खुद को ये बोलो कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं बहुत कुछ सीखने की चाह रखता हूं और मैं जरूर सीखूंगा, ठीक है। खुद में आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। फ्यूचर में आप बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ बढ़िया करने वाले हो। आईसीआर यही चाहता है, सीडीडी कमेटी यही चाहती है, हम सब यही चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट।